एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैक कर सकता है ईवीएम। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इंसान तो कर ही सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर सकता है। नया खुलासा, एलन मस्क ने कहा ईवीएम को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। इसी संदर्भ में हिंदुस्तान में ये नई बहस छिड़ने जा रही है कि क्या ईवीएम, जिसको लेकर हिंदुस्तान में लगातार आवाज उठ रही है, हर दिन नई बात आ रही है, और अब जो बात सामने आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि एलन मस्क, आप जानते हैं कि ट्विटर को के मालिक वही है, दुनिया के अरबपतियों में से हैं, शीर्ष अरबपतियों में से हैं, और उनका कहना है कि एआई भी जब हैक कर सकता है तो एआई के जमाने में अब ईवीएम को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। हम फिर से बैलेट पेपर पर जा सकते हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। हालांकि एलन मस्क किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाना चाहेंगे कि जहां से इस बात की शुरुआत हुई है। देखिए, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, ये प्योर्टो रिकोस के प्राइमरी इलेक्शंस में वो लिख रहे हैं कि जस्ट एक्सपीरियंस हंड्रेड्स ऑफ वोटिंग इरेगुलरिटी, सैकड़ों वोटिंग की अनियमितताएं उनको मिली हैं रिलेटेड टू ईवीएम अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटेड प्रेस। एपी जैसे यहाँ पर बहुत सारी न्यूज एजेंसियां हैं, अमेरिका में भी न्यूज एजेंसी है एपी एसोसिएटेड प्रेस, उसके हिसाब से सैकड़ों ईवीएम में अनियमितताएं मिली हैं, ऐसा ये कह रहे हैं प्योर्टो रिकोस के प्राइमरी इलेक्शन में। फिर आगे लिखते हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, लकीली देयर वाज ए पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल आप समझते होंगे, जैसे हिंदुस्तान में वीवीपैट कहा जाता है, वो भी वही पेपर ट्रेल। सो द प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड, बने चूंकि सौभाग्य से पेपर ट्रेल मौजूद था इसलिए उस समस्या को पकड़ लिया गया एंड वो ट्रेल्स करेक्टेड, और जो वो ट्रेल है उसको दुरुस्त कर लिया गया, सही कर लिया गया। What happens in jurisdictions where there is no paper trail? वहाँ क्या होगा जहाँ पेपर ट्रेल नहीं है, वो प्रश्न भी उठाते हैं। और आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान में भी ये प्रश्न अपने आप उठ रहा है, जबकि अमेरिका में उठा रहे हैं। यूएस सिटीजन्स नीड टू नो, अमेरिकी नागरिकों को ये जानने की जरूरत है दैट एवरी वन ऑफ देयर वोट्स, उनमें से हर एक की का वोट वेयर काउंटेड, उसको गिना गया है, एंड दैट देयर इलेक्शंस कैन नॉट बी हैक, और उनका चुनाव हैक नहीं किया जा सकता। वी नीड टू रिटर्न टू पेपर बैलेट्स, हमें जरूरत है कि पेपर बैलेट पर हम वापस जाएं, टू अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस विथ इलेक्शंस, ताकि चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप को नकारा जा सके, दरकिनार किया जा सके। माई एडमिनिस्ट्रेशन विल रिक्वायर पेपर बैलेट्स, हमारे प्रशासन को पेपर बैलेट्स की आवश्यकता होगी, एंड वी विल गारंटी ऑनेस्ट एंड फेयर इलेक्शंस, और हम ईमानदार और साफ सुथरे चुनाव की गारंटी देंगे। ये रॉबर्ट एफ कैनेडी ने ट्वीट किया। अब इस ट्वीट के बाद क्या होता है, पहले आपको हम रॉबर्ट एफ कैनेडी कौन है वो भी हम थोड़ा स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए, रॉबर्ट एफ कैनेडी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ये स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से वो ट्वीट करते हैं, और उन्होंने ये जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ाया बताया वो ट्वीट उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के हवाले से हमने ये बात कही। चूंकि एलन मस्क को आप जानते हैं, अगर मैं रॉबर्ट एफ कैनेडी बोलता तो आपको इस बात समझ में नहीं आती, लेकिन एलन मस्क ने इस ट्वीट को रीट्वीट करके इस मुद्दे को बहुत बड़ा बना दिया है, और वो ट्वीट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो ट्वीट आप देखिए अपने स्क्रीन पर, वो रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखते हैं एलन मस्क, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स,
हमें ईवीएम को हटा देना चाहिए। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई, इंसान या एआई के जरिए हैक होने का जो जोखिम है, वाइल स्मॉल, वो छोटा है, इज स्टिल टू हाई, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा उसकी संभावनाएं है। वही थोड़ा ही सही, लेकिन इसको इसमें हस्तक्षेप करने की संभावना बहुत ज्यादा है। वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई वाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई, मतलब इंसान या एआई हो सकता है थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर दे, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। यानी हस्तक्षेप आसानी से कर सकता है, बड़े पैमाने पर न करे, छोटे पैमाने पर करे, लेकिन ये हो सकता है। ये एलन मस्क कह रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी आज देश में कई घटनाएं हुई हैं। आप जानते हैं वो मिश्रा जी जो वकील हैं, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, मीनू जी याद आएगा तो बताइए, शायद राजेंद्र मिश्रा जी नाम है ना उनका, जो इन सारे मामलों को लेकर मध्य प्रदेश से गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने फिर से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ईमेल लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लिखा है कि उनके पास ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ईवीएम 100% चार्ज मिला है। अब जब ईवीएम दिन भर इस्तेमाल हुआ तो 100% चार्ज कैसे मिला? और ऐसे ही कई नए तथ्यों के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि पूरा चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन हमने जितने सवाल उठाए थे उन सवालों पर आज भी हमारा जो पिटीशन है वो पेंडिंग पड़ा है। ये भी एक बात है। लेकिन इन सब के बीच जो ये बड़ा खुलासा है एलन मस्क का, एलन मस्क यानी आप ये कह सकते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, जो भी इसकी आईटी की दुनिया है, इसकी दुनिया के वो बादशाह हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव को हैक किया जा सकता है और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और इस हवाले से कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार सामने आकर के कहता है कि देखो ये ईवीएम में गड़बड़ी हो रही थी, भला हो वीवीपैट का, जिसके जरिए हमने घड़ियों को, उन दिक्कतों को दुरुस्त कर लिया और सारा मिलान कर लिया, इसलिए अब वोटर आप निश्चिंत रहें। हमारे देश में तो वीवीपैट का भी मिलान नहीं हो रहा है। सारे वोट वीवीपैट का अगर मिलान हो जाए तो फिर कोई दिक्कत ही न रह जाए। मीनू जैन जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस खबर पर? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो ये है कि बड़ा अच्छा है कि अमेरिका से बात उठी और एलन मस्क ने उठाई है, क्योंकि हमारे तो जो यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है या विपक्ष है या इंटेलिजेंसिया है, वो कहते रहे, उनका तो अरण्य रोदन वाला हिसाब है, नकार खाने में तूती की आवाज की चिल्लाते रहो, हम तो इसी से करेंगे, हम तो वो मैं इसी नाम से बोल रहा करेंगे। था नरेंद्र मिश्रा जी का, नरेंद्र मिश्रा जी का नाम मैं कहना चाह रहा था। अरविंद त्यागी जी ने ध्यान दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो जी वो जो है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि एलन मस्क ने उठाई ये बात, तो और क्योंकि संयोग की बात देखिए कि भारत में भी ये मुद्दा बहुत गर्म है ईवीएम का। आपने देखा होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले भी, उसके दौरान भी सिविल सोसाइटी के कई सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां पे वीवीपैट का मिलान ही मना कर दिया उन्होंने 100%। मतलब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की चिंता देखिए लोकतंत्र के प्रति, कि उन्होंने कहा कि नहीं 100% मिलान नहीं होगा वीवीपैट का। तो उससे क्या होता है कि जो ये अभी हमारे यहाँ जो हुआ नया बिल्कुल ही एक नया कांड हुआ कि पोलिंग होने के 11 दिन बाद वोटर्स की संख्या बढ़ गई। मतलब एक अजीबोगरीब कारनामा हुआ, चमत्कार हुआ इस देश के अंदर, और उसका कोई जवाबदेही नहीं, उसके बारे में कोई पब्लिक चिल्ला चिल्ला के सवाल कर करके थक गई, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं तो सलाम करती हूँ एलन मस्क को कि एटलीस्ट, क्योंकि मोदी जी को भी बड़ा विदेशी चीजों के प्रति बड़ा वो रहता है कि वो बड़े आकर्षित है वो विदेशियों से, गोरे लोगों से, तो हो सकता है कि उनको एलन मस्क के कहने से कुछ समझ में आए ये बात।
इसमें देखिए आज से नहीं उठ रही है ये बात। आप ये कहेंगे कि कोई दर्शकों में से कहे या कई लोग कह देते हैं कि भाई पहले से इस्तेमाल हो रहा है, अभी क्यों इस बात की ईवीएम के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए ईवीएम जब सबसे पहले इस्तेमाल हुई भी थी तो उस वक्त भी इवन भाजपा के जो जीवीएल नरसिम्हा राव है उन्होंने किताब लिखी थी। आडवाणी जी ने सवाल उठाए थे इसके ऊपर, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके ऊपर सवाल उठाए थे कि इसमें गड़बड़ियां की जा सकती है, टेम्पर प्रूफ नहीं है ये, इसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। और उसके बाद एक व्यक्ति हैदराबाद से, एक इंजीनियर भी एक सीन पे अपीयर हुआ था, राम प्रसाद कुछ उसका नाम था, तो उसने तो इनफैक्ट लाइव है ईवीएम हैक करके दिखाने का प्रोग्राम बना दिया था, ऑलमोस्ट करने ही वाला था, तो उसको अरेस्ट करने की तैयारी हो गई। तो मतलब ये जो ये रहस्यमयी ये मशीन जो आई है सामने, इसका मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके बारे में इतनी मतलब एडामेंसी क्यों है, इतनी जिद क्यों है कि इसी से होगा। इतने सवाल उठ चुके हैं और तरह तरह से आ रहा है कि जितने उसके अंदर वोट डले, कई मशीनों में ऐसा हुआ जितने वोट डले काउंटिंग के टाइम उससे ज्यादा आ रहे हैं उसमें। फॉर्म 17C में कुछ और लिखा हुआ है कि भाई इतने वोट डले हैं पोलिंग के बाद, और जब काउंट करने बैठे तो ईवीएम में ज्यादा आ रहे हैं। कई कई 17C फॉर्म में जो लिखा है उससे वोटों की गिनती के समय वोट कम आ रहे हैं। तो ये चीजें जो चल रही थी, ये जो चल रही है, उससे तो बहुत ज्यादा शक पैदा होता है। मतलब एक तरफ तो हम कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, भाई हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो जो डेमोक्रेसी की जो बुनियाद है मतदान, उसकी प्रक्रिया को हम बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं बनाते कि बिल्कुल पवित्र होना चाहिए एकदम, कि कोई संदेह की गुंजाइश ही न रहे, एक रत्ती भर कण मात्र भी संदेह इसमें ना आए। लेकिन हमारी चिंता ये नहीं है, क्योंकि हमारी चिंता इसी में है कि जो पब्लिक का संदेह है कि इसको हैक करके, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने ईवीएम के बारे में हैक करने की बात कही है, तो इसमें तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। अपने आप ही जो आपने चिप डाले हैं उसमें, वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, अपने आप ही बता देंगे। बताया भी गया है कि किसी एक और एक जो इसी बारे में जो बात ईवीएम की सिविल सोसाइटी के एक जो ग्रुप के मेंबर है उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस वक्त सिंबल अपलोड किए जाते हैं उम्मीदवारों के नाम, उसी वक्त अपलोड कर दिया जाता है, कुछ वोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंगली 100, 200, 400, 500 प्रत्येक मशीन में जो उनकी जरूरत होती है, जो कि वेल प्लान्ड होता है पहले से। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि, और सुनवाई नहीं हुई। मेरी तो यहाँ पे उत्तराखंड के एक भूतपूर्व एमएलए हैं, वो कांग्रेस के ही एमएलए हैं, तो वो चुनाव हारे और मार्जिन बहुत कम था, वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट तक में उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने ईवीएम को ही चैलेंज किया था कि ईवीएम में टेम्परिंग की गई है और उससे मुझे हराया गया है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पिटिशन डाली थी, उन्होंने अल्टीमेटली उसको पीआईएल बना के सुप्रीम कोर्ट में डाला, लेकिन चांस की बात है वो उन्होंने विड्रॉ नहीं की, और वो अभी लाइव है उनकी जो पीआईएल है। मैं उनको बोलने वाली हूँ अब कि जो आपकी पीआईएल लाइव है सुप्रीम कोर्ट में, उसको आप फॉलो अप करिए। ये नया जो डेवलपमेंट हुआ है, देखिए एलन मस्क कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एआई के फील्ड में बहुत जिसको कहते हैं कि पायनियरिंग और बहुत काफी एडवांस काम किया है एलन मस्क ने। तो और वो आपने जैसा कहा कि किंग है, तो वो चीज आपको देखनी चाहिए। और आपके सामने प्यूर्टो और रिको का भी उदाहरण आया कि भाई वहां पे आप ये देखिए, प्यूर्टो और रिको कौन सा कंट्री है, कहाँ, साउथ अमेरिका का कंट्री है एक, वहां पे हो रही है ये इस्तेमाल ईवीएम। तो आप ये देखिए, और लेकिन वहां पे भी देखिए उनकी वीवीपैट की ट्रेल थी और उससे उन्होंने पकड़ के और उसको ठीक किया। यहाँ पे आप कहते रहिए। और यहाँ आपकी बात तो सुनने में ये भी आया है कि इस बार जो काउंटिंग हुई है उसमें वीवीपैट की गिनती नहीं हुई है, कहीं कहीं कर ली, जब जी में आया काउंटिंग ऑफिसर के तो करवा दी, नहीं तो कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया और कोई उसमें वीवीपैट की गिनती नहीं हुई। तो आप मतलब एक ऐसी चीज को कि जिसको कि हैक किया जा सकता है, उसको आपने एक लोकतंत्र का बुनियाद बना रखा है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि एलन मस्क ने जो मुद्दा उठाया है, इसका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अब मेरा ये कहना है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा सुधारनी चाहिए
कि इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहस हो रही है, तो इसलिए आगे आए। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना कोई इसके ऊपर व्यूज जारी नहीं किया है, क्योंकि सिविल सोसाइटी ही हल्ला मचाती रही। अगर हमारे ही देश के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहते हैं कि भैया हम तो जाएंगे ही नहीं आपकी ईवीएम से चुनाव में, बैलेट पेपर से होगा तो पार्टिसिपेशन होगा, देखते हैं फिर क्या होता। एटलीस्ट दबाव तो पड़ता सरकार के ऊपर। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद से और ज्यादा इंटेंसिफाई होना चाहिए ये आंदोलन, और बंद होनी चाहिए ये। इसमें कितनी भी मेहनत लगे, आपके यहाँ अगर आपकी क्या ऐसे मैकेनाइजेशन का, ऐसे डिजिटाइजेशन का क्या फायदा कि आपने पोलिंग होने के 11 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि भाई वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। तो वो तो मैनुअल में भी पता चल जाता कि वोटिंग ज्यादा हुई है, आप वो तो पोलिंग हाथ होने से के भी 11 दिन पता बाद चल बोल जाता। रही हैं मीनू जी, ये जी तो इलेक्शन रिजल्ट 4 तारीख को आया और 6 तारीख को हमें अंतिम दिन के चुनाव जो हुए उसके टर्नआउट का पता चला। चुनाव खत्म होने के बाद, सारा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 6 जून को हमें बताया गया कि जो आखिरी 1 तारीख को वोट पड़े थे उसके टर्न आउट क्या है वो डेटा बताया गया। अब इससे अजूबा बात और क्या हो सकती है कि पूरा रिजल्ट पता चल जाए तब टर्न आउट का हमें बताया जाए। तो ये भी बात है। इस बीच हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी इन खबरों से अवगत कराता हूँ और पहले थोड़ा प्रतिक्रिया लेते हुए चलता हूँ। भारती जी कह रहे हैं ईवीएम मस्ट बी बैंड फॉर एवर, एफआईआर अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन इज लॉन्च्ड बाय मिस्टर महमूद प्राचा। महमूद प्राचा ने आज एफआईआर दर्ज की है। इसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया है और इसमें उन्होंने और भी मेरे ख्याल से बीजेपी के नेताओं को भी बनाया है, शायद गृह मंत्री को बनाया है। एजे लिख रहे हैं इलेक्शन कभी भी मशीन से नहीं होना चाहिए। जैसन फ्रांसिस जी नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी गुड इवनिंग। और पप्पू बेलिम जी कह रहे हैं ईवीएम मशीन नहीं है, ईजी विनिंग मशीन है, ईजी विनिंग मशीन। Supreme Court of India is fully responsible for EVM. Supreme Court denied to hearing 40 times the petition regarding EVM. भारतीय लिखा, अरविंद त्यागी लिख रहे हैं प्रेम सर ये ट्वीट लेट आया है, ये और किसी चैनल में दिखाया नहीं है, प्लीज बताएं। ये ट्वीट 1-1.5 घंटा पहले का है, कोई चैनल नहीं दिखाया, अब सब दिखाएगा। मैंने तुरंत इसको पिक किया, इसके महत्व को समझा। अब ये खबर आपको आएगी, सारे जगहों पर आएगी ये ट्वीट। आप भी जाकर के देख सकते हैं। एलन मस्क का को खोजना बहुत मुश्किल नहीं है, उनके ट्वीट्स हैं, ताज़ा ट्वीट्स हैं, 1-1.5 घंटे पहले की ट्वीट्स हैं। जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं प्रेम जी लुकिंग ब्राइट, गुड गुड थैंक यू। और सिद्धू साहिब लिख रहे हैं फतेहपुर सीकरी सीट में कांग्रेस की फौजी की जबरदस्त लहर थी, नतीजा बीजेपी जीत गई है। बिल्कुल वो सीट बहुत नजदीकी मामला था और उस सीट में हालांकि जीत का अंतर तो थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब 40,000 के आसपास होगा, मुझे ध्यान आ रहा है, याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि सैकड़ों वाला मामला था, लेकिन फिर भी वो सीट जो है निकल गई हाथ से कांग्रेस के। राइट बोरॉक्स कहते हैं ये तो बिल्कुल जाहिर है कि सिर्फ बीजेपी ही ईवीएम और इसी के पक्ष में क्यों है, इसका मतलब बीजेपी इसका गलत फायदा उठा रही है। जयपुर ग्रामीण कांग्रेस को 1100 वोट से हराया गया है। बिल्कुल ये 1100 है या 1600 है, लेकिन शायद आप सही कह रहे हो, ये बहुत नजदीकी मामला था। ईवीएम का साथ ना होता है, बीजेपी 140 पर होती, सिद्धू जी कह रही है। विजय राम नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं इसका मतलब एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव भी कांग्रेस ने जीते थे। बिल्कुल वो तो हम लोग का एनालिसिस फेल हो जाता है, हम लोग बुड़बक बच जाते हैं, लेकिन अगर मशीन ही अगर इधर उधर करे, ठीक से चुनाव ही ना हो तो हम क्या एनालिसिस करें और किस बात की एनालिसिस करें। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं ईवीएम से इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को ईसीआई एंड ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसपेरेंसी से आउट कर दिया है। इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होना मैंडेटरी है एट एवरी स्टेप एंड स्पेयर, लाइक टीएन शेषन साहिब। आप बहुत सही कहते हैं। इवन हम जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट से हमें नई नई बातें पता चलती हैं। जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम सिंबल डालते हैं तो इससे
इंटरनेट के जरिए डालते हैं, लैपटॉप के जरिए डालते हैं, जबकि FAQ में कुछ भी लिखा नहीं होता है, हमें बताया भी नहीं जाता है। भाई जब मशीन पकड़ ली जाती है कहीं पर ईवीएम की, तो कहते हैं कि ये बैकअप वाली मशीनें हैं, वो यहाँ से वहाँ जा रही थी। अरे तो उसका ट्रांसपेरेंसी के साथ बताओ ना वहाँ के उम्मीदवारों को कि कौन सी गाड़ी में कौन सी ईवीएम मशीनें जा रही हैं, किस रूट से जा रही हैं, क्या है। जी गाड़ी इधर से उधर गलत पते पर चली गई थी। अरे जीपीएस के जमाने में गाड़ी इधर से उधर कैसे चली जाती है। जनता ने पकड़ लिया तो आप उसका जवाब देने लगे, जनता ने नहीं पकड़ा उसके बारे में तो एक भी केस आपने नहीं बताया कि कौन सी गाड़ी आपकी इधर से उधर चली गई। यानी ट्रांसपेरेंसी का पूरी तरह से अभाव है। जैसन फ्रांसिस जी लिखते हैं, प्रेम जी व्हाट्स योर टेक ऑन यूपीए केस ऑन अरुंधति रॉय। हम जरूर बोलेंगे इस पर, थोड़ा सा हमको 2-4 मिनट का वक्त भी हमको देना होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा थोड़ी प्रतिक्रियाएं पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ ईवीएम इज ए सीरियस मैटर, सुप्रीम कोर्ट शुड टेक इट सीरियस। कि ये बहुत गंभीर मामला है, सुभाष रोथी जी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इसे गंभीरता से लेना ही चाहिए। मीनू मैम ये सरकार दबाव तो मानती ही नहीं है, अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं। और विजय राम जी कह रहे हैं ईवीएम निर्माताओं ने ईवीएम से दूरी बना ली, लेकिन हमारे यहाँ तो दुधारू गाय हो गई है। इस तरह भारती जी लिख रहे हैं, FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन, नाउ इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भारती जी जिस FIR की बात कर रहे हैं वो महमूद प्राचा जी ने जो FIR दर्ज कराई है उसकी बात कर रहे हैं। जाहिर बात है जब FIR दर्ज होती है तो उसकी फिर जांच भी होनी चाहिए। हालांकि ये FIR नहीं है भारती जी, हमारी पुलिस इतनी शरीफ नहीं हुई है, वो शिकायत के तौर पर उन्होंने लिया है कि इसको FIR दर्ज नहीं की है। ध्यान दीजिए, बोलचाल में हम लोग FIR बोल देते हैं, लेकिन मैंने भी वो कागज देखे हैं और महमूद प्राचा जी वाले, तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये शिकायत दर्ज की है। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, इफ we were to lose the ability to emotional, if we were to lose the ability to be angry, to be outraged, we would be robots and I refuse that, Arundhati Roy। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप भावनात्मक नहीं है, अगर आप की एबिलिटी, आप गुस्से में नहीं आते हैं, अगर आपको गुस्सा नहीं आता है तो इसका मतलब आप मशीन हो गए, इंसान नहीं रह गए हैं। अरुंधति मामले में इनका कहना है। जैसन फ्रांसिस जी का, मैं बहुत जल्दी उस विषय पर आऊंगा, थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं खत्म करता हूँ। जिंदू साहिब लिख रहे हैं, ईवीएम वहाँ हैक होता है, यहाँ वोटों का अंतर कम होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ये उनका सुझाव है। हालांकि अब बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं, हमें तो लगता है विपक्ष को पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए कि बाई इलेक्शन तुम ईवीएम से कराओ, इस तरह से कुछ तो एक जोर लगाना चाहिए। इरफान अहमद कह रहे हैं, लोकतंत्र का प्रहरी क्या कर रहे हैं, जबकि आज लोकतंत्र की सांसें रुकने वाली हैं। जैसन फ्रांसिस, wars are never fought for altruistic reasons, they are usually fought for hegemony, for business। अरुंधति रॉय को ही कोट कर रही हैं, अरुंधति रॉय को कोट कर रहे हैं, अरुंधति रॉय को ही कोट कर रही हैं। अरविंद त्यागी जी बुड़बक लिख रहे हैं। हाँ, बुड़बक बहुत अच्छा शब्द, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसका अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। जैसन फ्रांसिस जी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन इज ए बिग फार्स इन इंडिया। डेफिनेटली सिद्धू साहिब जी कह रहे 2027 में अखिलेश की सरकार बनेगी, हेराफेरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब 2027 तक इंतजार करें सिद्धू जी। इरफान अहमद कह रहे हैं, जनाब इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि इसी साल 4 स्टेट का चुनाव होना है, तो क्या कुछ लिख रहे हैं, घंटा लेंगे या इस तरह से कुछ बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, आज भी इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान सबने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और बाबूलाल शर्मा जी कर, महमूद प्राचा ने PM, HM, ECI को पार्टी बनाया है। बहुत अच्छा अपडेट करने के लिए आप बाबूलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भूल रहा था आपने मुझे याद दिलाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने ये शिकायत की है। कंप्लेंट फाइल हुई है, नॉट FIR। ये भी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। कंप्लेंट पर IO अपॉइंट हो गया है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। ये जहाँ जंतर मंतर जिस थाने में पड़ता है वहीं पर ये दिल्ली में, नई दिल्ली में ये थाना है। जैसन फ्रांसिस करें, मोदी जी
अच्छे दिन is nearly an end. He should graciously step down. विमला जी लिख रही कि प्रेम कुमार जी, मीनू जी को नमस्कार, जीवन जी भी नमस्कार करें, सबको नमस्कार, आप सबको नमस्कार। और अब हम आते हैं थोड़ा सा मीनू जी उस बात को लेते हुए अरुंधति रॉय पर हमारा क्या टेक है, जो प्रश्न आया है उसको बोलते हुए हम आते हैं आपके पास, फिर से इस विषय पर आएंगे। देखिए हमारे देश में हमें ध्यान है खालिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला एक मामला चला था, कोर्ट में आया था, और भी बहुत सारे आरोप थे जिस पर देशद्रोह के आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ये देश विरोध का, देशद्रोह का नारा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या कहते हुए खारिज किया था कि केवल बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है, केवल बोलना, स्पीकिंग समथिंग विच इज ट्रूथ और नॉट ट्रूथ वो अलग चीज है, सच है या गलत तो अलग चीज है, लेकिन केवल बोलना, इवन खालिस्तान जिंदाबाद बोलना भी राष्ट्रद्रोह नहीं है अगर बोलने से कोई उकसावा न होता हो। अगर मेरे बोलने से कुछ उकसावा हो जाए, कोई घटना घट जाए, कुछ हैपनिंग हो जाए, तब तो वो बोलना राष्ट्रद्रोह की परिधि में आ सकता है, अगर वो उस हिसाब से है, लेकिन सिर्फ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आलोक में हम अरुंधति रॉय के उस बयान को देखते हैं जो 2010 में उन्होंने दिया था। उन्होंने कश्मीर को लेकर के एक राय रखी थी। कश्मीर का एक अपना इतिहास है। वो भारत और पाकिस्तान भी जब आजाद हुआ तो उसने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। राजा हरि सिंह थे, कोई हिंदू राजा थे, आबादी ज्यादा मुसलमानों की थी, लेकिन हरि सिंह को सभी मानते थे, जम्मू के लोग भी, कश्मीर के लोग भी, डोगरा जाति के लोग भी, हर तरह के लोग। तो उन्होंने कश्मीर को जब पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कोशिश की करने की, अटैक कर दिया कबीला के रूप में, तो हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि हम मदद देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप हमारी सुरक्षा के घेरे में आएंगे, आप हमारे साथ आएंगे। तो उसी में कुछ शर्तें हुई, कुछ बातचीत हुई, वही बातचीत आगे चल करके धारा 370 और 35A बन करके हमारे संविधान में या आई। और उसमें भी जो मैं बोल रहा हूँ आप असहमत हो सकते हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर पॉइंट्स के आधार पर, लेकिन मोटे तौर पर मैं बात बता रहा हूँ, ये हुआ था। तो उस बात को रखते हुए अरुंधति रॉय ने कहा था कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, इस स्टेटमेंट से भी बहुत लोग ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते, लेकिन एक इतिहासकार, एक अन्वेषक, एक टीचर, एक प्रोफेसर अगर ये बात नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्योंकि हम भी क्लास लेने वाले टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। हम जब अपने क्लास में जाते हैं तो बच्चों को साफ साफ बोल देते हैं कि देखिए क्लास में हमारी और आपकी बातचीत में कुछ भी और किसी भी सीमा तक बात हो सकती है, किसी भी सीमा तक बात हो सकती है, ये स्टूडेंट और टीचर के बीच का मामला है। लेकिन जैसे ही आप इसको सोशल मीडिया में डालते हैं तो वो स्टूडेंट और टीचर के बीच का मामला नहीं होता है। तब घटना फ्रांस में जैसे टीचर का कत्ल कर दिया गया उस रूप में होता है। तो अरुंधति राय उसी जब एक सेमिनार में बोल रही हैं तो वो एक अथॉरिटी के तहत, एक विद्वत्ता के तहत वो उस चीज को बोल रही है। अब सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये सब अलग अलग बातें हैं। उस बात के लिए उनके ऊपर यूएपीए लगे, ये हमारा कानून, हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं मानता। इसके बावजूद अगर दिल्ली के एलजी ने उनके खिलाफ यूएपीए के तहत केस चलाने की अनुमति दी है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही सीधा उल्लंघन है, क्योंकि अरुंधति राय के बयान के बाद कोई हिंसा नहीं भड़की,
कोई सांप्रदायिक द्वेष नहीं भड़का, कोई क्षेत्रीय असमानता जैसी बातें नहीं। ये है मेरा पूरा स्टैंड अरुंधति राय के संदर्भ में। मैं अभी उस बात को मैं पक्ष में नहीं खड़ा हूं कि वो भारत का हिस्सा था नहीं है। रियलिटी को भी समझने की एक जरूरत होती है। एक नागरिक के तौर पर भी हम उसको देखते हैं। एक नागरिक के तौर पर हम नहीं मानते कि अरुंधति राय के स्टेटमेंट से सही सहमत हम नहीं होते। ये मेरा स्टैंड है। मैं कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता हूं, ये मेरा स्टैंड है, भारत के बहुत सारे लोगों का स्टैंड है। लेकिन इसके बावजूद अरुंधति राय को बोलने से रोका नहीं जा सकता, ये भी मेरा स्टैंड है। जी मीनू जी। जी हाँ, देखिए मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूँ। और देखिए अपना विचार रखने की स्वतंत्रता तो इस देश का संविधान देता है। अब उसमें अरुंधति राय ने कोई सशस्त्र संघर्ष तो वहां चालू कर नहीं दिया था। ये बात कहने के बाद कि जो भी उन्होंने बात कही उससे कोई सशस्त्र संघर्ष वहां चालू नहीं हो गया था कि कश्मीर को अलग करने के लिए वहां एक म्यूटनी हो गई और वहां आर्मी भेजनी पड़ी आपको। और 14 साल पुरानी बात है, दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दें, 14 साल पुरानी बात और उसको अब सुधाई है। इसका मतलब क्या? क्योंकि जो अरुंधति राय और इनके जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स है इस देश के, जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अर्बन नक्सल का नाम दिया गया है। अर्बन नक्सल बोले तो गाली है उनकी नजर में। अगर आप बुद्धिमत्ता बौद्धिकता रखते हैं, बौद्धिकता से बात करते हैं, तो आप उनकी नजर में नक्सल है और अर्बन नक्सल है। और अर्बन नक्सल को तो लटका दिया जाना चाहिए चौराहे के ऊपर, सरेआम फांसी दे दी जानी चाहिए। रही बात उन्होंने जो भी कुछ कहा अरुंधति राय ने कश्मीर के बारे में, वो इतिहास को लेके और कश्मीर, खासकर कश्मीर के इतिहास को लेके अरुंधति राय की समझ हो सकती है। देखिए हिस्सा रहने में तो बहुत सारा, ये देश आजादी से पहले 560 रियासतों में बटा हुआ था। तो कौन था हिस्सा आजादी से पहले? देखिए फिर वही अगेन वही बात कहेंगे तो फिर हम मेरे ही ऊपर आ जाएंगे लोग। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ भाई, पहले ये देश जो है एक राष्ट्र के रूप में आजादी के बाद ही पहचाना गया। 560 रियासतें थी, उनके अपने अपने राजा थे, कोई ब्रिटिश के पिछलग्गू थे, कोई इंडिपेंडेंट थे। उनको 560 रियासतों को सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे उस वक्त, और नेहरू, उन लोग सरदार पटेल क्योंकि नेहरू थे, गृह मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी आई, उन्होंने सब इनको इकट्ठा किया। वो ही इंस्ट्रूमेंटल थे और उनमें जो नेहरू सरकार थी वो उनका साथ था कि भाई हाँ इनको किसी भी तरीके से करिए। लेकिन ये देखिए कि दुनिया के बहुत सारे देशों में चल रहे हैं, देशों में अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। आप ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कहते हैं जहाँ, वहां स्कॉटलैंड को कहा आजादी को लेके एक लगातार वहां आंदोलन चलता रहता है। और वहां तो हर चौथे पांचवें साल के बाद एक बार रेफरेंडम हो जाता है कि भाई तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ। वहां बाकायदा रेफरेंडम कराती है वहां की सरकार, जनमत संग्रह करवाती है वहां की सरकार। वहां तो बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो स्कॉटलैंड को चाहती है कि एक अलग राष्ट्र, अलग देश चाहिए हमें वो। लेकिन ये थोड़ी है कि वहां पे उठा के उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया और पुरानी बातों को उठा उठा के लेके आए। वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं उनके मत का कि आप चाहते हैं तो रहिए साथ, नहीं चाहते हैं नहीं रहिए। लेकिन क्या होता है कि अभी तक जब भी ये रेफरेंडम हुआ है, वो मतलब जो उसका पक्षधर है स्कॉटलैंड की आजादी के, वो हारे हैं हर बार। तो उसी के अनुसार वहां चल रहा है मामला भी, स्कॉटलैंड अमेरिका ब्रिटेन के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो आपने कश्मीर का नाम लिया नहीं कि आपकी एकदम तैयारी हो जाती है एफआईआर की और इसकी। और अरुंधति राय जो है क्योंकि काफी इंडिपेंडेंट विचार रखती हैं अपने, तो इसलिए वो उनकी आंख की किरकिरी बनी हुई है। उनको लगता है कि इस तरीके के लोगों को ये जो एक्चुअली तो मुझे अचरज यही है कि वरवरा राव, सुधा राव और ये जो आपके इन्होंने जो वहां इतने सारे जो हमारे जो एक्टिविस्ट थे उनको जेल में डाल रखा था, हमारे इनको उनमें से एक की तो डेथ भी हो गई, जिनको पीने के लिए पानी नहीं पीने को होता था, उनको तो स्ट्रॉ उन्होंने मांगी थी तो उनको स्ट्रॉ तक नहीं दी गई थी और वो बेचारे प्यास के, मैं तो यही कहूंगी प्यास के कारण वो मर गए। तो ये वरवरा राव है, इनके साथ मैं तो कहती हूँ अरुंधति रॉय को तब इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, पता नहीं कैसे बच गई होंगी वो। अब इनको लगता होगा कि ये बची है बाहर तो इसको डालो। जी
अब हम थोड़ा सा विषय बदलते हैं। हमने उस पर, चूंकि एक प्रश्न था तो हमने प्रश्न लिया था, आपकी भी राय आ गई। अब एक बार फिर हम एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं महमूद प्राचा जी की, जो FIR उन्होंने दर्ज की है, उस बारे में जो उन्होंने ट्वीट किया है। ये लिखा है कि आई हैव मेड ए पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द CEC एंड BJP फॉर इंडिया ऑफिस बियरर्स फॉर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस 2024। यानी चुनाव आयोग और बीजेपी दफ्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो आम चुनाव 2024 में उस दौरान जो कानून तोड़े गए हैं, उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। एज ए सिटीजन आई हैव टेकन स्टेप्स टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। एक नागरिक के तौर पर मैंने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। वी मस्ट ऑल स्ट्रगल टुगेदर। हमें एक साथ ये संघर्ष करना चाहिए टू सेव एंड स्ट्रेंथन इंडिया। देश भारत को बचाने और मजबूत करने के लिए। दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, मतलब अपने देश को मजबूत करने के लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए। और कॉपी को उन्होंने अटैच किया है। ये महमूद प्राचा जी का है। इसके अलावा नरेंद्र मिश्रा जी ने भी जानकारी दी है कि उन्होंने मेल किया है, मीनू जैन जी, उन्होंने मेल किया है सुप्रीम कोर्ट को कि बीते दिनों उनकी बहुत सारी चुनाव के दौरान हुई अनियमितताएं थी, जिस बारे में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान उन्होंने खींचा। ईवीएम जो 100% रिचार्ज अवस्था में पाई गई, उस ओर भी उन्होंने ध्यान खींचा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई है, चुनाव खत्म हो गई है। तो ये अपना रोष जताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये फिर से याद दिलाई है। ये भी घटना है। और जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़े हैं, उनको हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि आज एलन मस्क ने जो ट्वीट किया है, वो एलन मस्क का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। एलन मस्क ने बताया है कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। हमें ईवीएम त्याग देना चाहिए। द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई, क्योंकि इसको हैक करने का जोखिम है इंसानों के द्वारा और एआई के द्वारा। वाइल स्मॉल, भले थोड़ा ही जोखिम क्यों ना हो, इज स्टिल टू हाई। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो इंसान या एआई इसको थोड़ा ही सही लेकिन हैक कर सकता है। ऐसा ट्वीट एलन मस्क ने इसलिए किया क्योंकि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक ट्वीट किया था, उसका जवाब देते हुए उन्होंने ऐसा किया। वो ट्वीट क्या था, इसको जानने से पहले ये समझिए कि ये रॉबर्ट एफ कैनेडी कौन है। तो रॉबर्ट एफ कैनेडी ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने जो ट्वीट किया वो ये था कि प्यूर्टो रिको's प्राइमरी इलेक्शंस just experience hundreds of voting irregularities related to electronic voting machines अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटेड प्रेस। यानी AP संवाद एजेंसी के जरिए उन्होंने ये खबर दी कि सैकड़ों जगहों पर ईवीएम की अनियमितताएं पाई गई प्यूर्टो रिकोस के प्राइमरी इलेक्शंस में। लेकिन आगे वो कहते हैं कि सौभाग्य से ट्रेल होने के कारण इस समस्या को आइडेंटिफाई किया गया और वोटर ट्रेल्स करेक्ट कराए गए, माने मिलान किया गया। और ये कहते हैं कि क्या होता अगर ये घटना वहां होती जहां ये वीवीपैट नहीं होते। वो ये भी कहते हैं कि नागरिकों को चाहिए कि वो अपने वोट्स को, हर वोट का हिसाब रखें और अपने इलेक्शन को हैक होने न दें। हमें फिर से बैलेट पेपर की ओर लौटना चाहिए और ईवीएम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक इंटरफियरेंस की संभावनाएं की आशंका टाली जा सके। और ये मूल भाव है उनके ट्वीट के। ये बड़ी घटना है, अमेरिका से आवाज आ रही है, ईवीएम के खिलाफ आवाज आ रही है। ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोट करने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान में कोई सुनने को तैयार नहीं है। 40 बार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। लेकिन सच तो यह है कि मीनू जी, आपको याद होगा एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में
ये पाया गया कि 45% लोग ईवीएम को संदेह की नजर से देखते हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था इसी ईवीएम से जुड़ा हुआ, तो प्रशांत भूषण ने आवाज उठाई थी, कहा था कि ज्यादातर लोग को डाउट है कि ईवीएम सही ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर संदेह है। तो अदालत ने पूछा था कि ये हम कैसे मान ले कि लोगों को संदेह है, कहाँ का आंकड़ा है, बताइए आप। तो उन्होंने कहा था कि निजी एजेंसियों ने कुछ सर्वे कराए। तब तब कोर्ट ने कहा था कि हम निजी एजेंसियों के सर्वे नहीं मानते। तो नहीं मानते तो बात खत्म हो गई क्या? तो सुप्रीम कोर्ट खुद सर्वे क्यों नहीं कराता? ये सवाल तो उठना चाहिए ना। आप मत मानिए निजी सर्वे को, लेकिन उसके बाद, इस घटना के बाद एक और सर्वे जो आया, उसमें 45% लोगों ने कहा कि ये जो ईवीएम है उस पर वो भरोसा नहीं करते। यानी देश में बड़ी आबादी ईवीएम पर जब भरोसा नहीं कर रही है, यहाँ तो कुछ लोग भी अगर अविश्वास करें तो सुनना चाहिए। 45% आबादी को आप नहीं सुनेंगे, जबरदस्ती चुनाव थोपे हुए हैं। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी चिंता का प्रश्न है। इसलिए इस आवाज को, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए, ये हर आदमी का हक होना चाहिए। चुनाव साफ सुथरे हो, पारदर्शिता से हो, हमारे वोटों की कोई चोरी नहीं कर रहा है, हमारे वोट सही सही गिने जा रहे हैं। हमने अगर कमल में फूल पर वोट दिया तो हमारा वोट कमल फूल पर ही गिना जाना चाहिए, पंजा पर मत नहीं गिना जाना चाहिए। हालांकि मैं उल्टा उदाहरण दे रहा हूं, मगर चौंकिए नहीं, लेकिन अटेंशन लेने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि आज तक देश में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला हो कि कमल फूल पर वोट डाला गया और वो पंजा पर चला गया हो। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला। तो मीनू जी, इस समस्या के संदर्भ में आवाज जोर हो, इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। कैसे इस मुद्दे को और बड़ा बनाया जाए, कैसे बहरी व्यवस्था को के कानों तक ये बात पहुंचे? देखिए, ये अभी जैसे महमूद प्राचा, मुझे तो लगता है कि सोल बैटल अकेला ही लड़ रहा है। मतलब अकेला एक युद्ध वो लड़ रहे हैं। एक उनके साथ और थे, भानु प्रताप सिंह शायद थे, वो पता नहीं अभी विड्रॉ कर लिया उन्होंने या नहीं कर लिया, लेकिन कुछ और भी छोटे छोटे ग्रुप्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा, जो स्टेक होल्डर्स है, राजनीतिक दल स्टेक होल्डर्स है ना। ईवीएम के में जो भी धांधली हो रही है, या जो भी हैकिंग हो रही है, या जो मिसमैनेजमेंट है, या जो उससे उसकी जो गलतियां होती है ईवीएम की वजह से, उसके स्टेक होल्डर तो ये राजनीतिक दल हैं, उनको आगे आना चाहिए। राजनीतिक दल आगे आए। देखिए, अभी अभी राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है। अभी 3 महीने हैं राज्यों के चुनाव में, दो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में। अभी से ही आप ये इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जारी कर दें कि भाई देखिए, राज्यों के चुनाव में हिस्सेदारी जब होगी हमारी, तो जब आप ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। अब तो 140 करोड़ लोग नहीं है इन दो राज्यों में, तो 140 करोड़ नहीं है। तो उतनी छोटी जनसंख्या के लिए आप एक बार उसको आप प्रोटोटाइप मान लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए ना, बैलेट पेपर का इन दोनों राज्यों में जो ये अब चुनाव आने वाले हैं। उससे आपको अंदाजा आ जाएगा, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई हमें जब नेशनल लेवल पे कराने होंगे चुनाव, तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और इसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, या क्या इसमें दुरुस्ती की जरूरत है, क्या नई चीज इसमें लगाई जानी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप करवाते हैं, फिर भी आप अड़े हुए हैं ईवीएम के से करवाने पे, तो देखिए वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। और ये जो वीवीपैट का जो बॉक्स है, उसमें जो ये 8 सेकंड का मसला है ना, उसमें पूरा पता चलना चाहिए, आराम से देखे आदमी। देखिए, हम और आप हैं पढ़े लिखे लोग, थोड़ा और टेक सेवी भी हैं, टेक्नोलॉजी से हम लोग कन्वर्सेंट हैं, परिचित हैं। लेकिन एक गांव की एक बहुत अनपढ़ स्त्री या पुरुष, जो जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी का मतलब ही नहीं है, उनको ये वीवीपैट में से जो पर्ची निकलती है, उसको चेक करना भी नहीं आता। उनके लिए एक खड़खड़ की आवाज होती है, तो वो डर जाते हैं उससे कि क्या हुआ, ये हमने तो अभी बटन दबाया तो खटखट होने लगा, क्या हो रहा है। तो वो चीज जो है, आप ये ईवीएम के जो ये है, इसका इतना ड्यूरेशन होना चाहिए कि आदमी आराम से देख सके कि मैं मेरी पर्ची जो मैंने जिसको वोट दिया है वही डली है, और
उसके बाद वो नीचे गिरे, और आप 100% फिर वीवीपैट का मिलान कर दीजिए, उससे हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, और बाकी तो वो 17C फॉर्म है, उससे मिलान हो ही जाएगा। जितनी काउंटिंग और उतना वही वहां उतनी ही निकलनी चाहिए वहां पे भी। तो जब अगर वहां उतनी निकलती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ईवीएम को यूज करने के पक्ष में एक यही सबसे बड़ा ये दिया जा रहा है ना कि भाई हम इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इसका फास्ट हो जाती है प्रोसेस वोटिंग की। दूसरे कि भाई पेपर की वेस्टेज नहीं होती। तो ये देश जो कि एक बार अखबार बाजार से लाया सामान और उसकी पैकिंग और सामान को जो कचरे में डाल देता है, वो पेपर के वेस्टेज की बात करे कि हम पेपर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। इस देश में कभी कोई व्यक्ति, बहुत रेयर लोग हैं जो पेपर की वेस्टेज के प्रति जागरूक है या बचाना चाहते हैं कि पेपर वेस्ट ना हो। तो ये बेकार का लॉजिक है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है, और लोकतंत्र उस वोटिंग प्रक्रिया के जरिए सरकार बनती है जो 5 साल इस देश को चलाएगी, और वो सरकार जो है उसके चुनने का तरीका संदिग्ध है। तो ये किस तरीके का लोकतंत्र हुआ? ये कैसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी हुई? ये तो फ्रॉड हो गया। ये तो हम तो सरदार हो गए फ्रॉड के। डेमोक्रेसी में अगर कहीं से फ्रॉड होता है तो ये चीज मेरे हिसाब से राजनीतिक दलों को सामने आना चाहिए, और वीवीपैट की 100% इसकी काउंटिंग का को दोबारा से जाए कोर्ट में और इसको रिव्यू करवाएं, और कोर्ट्स को नए पर्सपेक्टिव में जो ये नई चीज और सामने आई है, तो कोर्ट को भी समझना चाहिए। गोरे लोगों की बात जल्दी समझ में आती है हम काले हिंदुस्तानियों को, तो हो सकता है कि समझ में कोर्ट को भी आ जाए कि हाँ भाई, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ योग था, आजन पता नहीं कब से चला आ रहा है, सदियों पुराना योग। जब अंग्रेजों ने योग को मान्यता देनी शुरू की और इसका नाम योगा रख दिया, तब हमें पहचान में आया कि अच्छा हमारे यहाँ ये इतनी बड़ी विद्या थी, योग विद्या, और तब हम योग विद्या के दीवाने हुए। तो वो ये है कि हम कह रहे हैं, महमूद प्राचा कह रहे हैं, और बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग, और आपके इसमें दर्शक जब इलेक्शन नहीं हुए थे, हर वक्त यही लिखते रहते थे कि कुछ ही कर लो, तुम बोलते रहो, ईवीएम है जब तक तो आएगा वो ही आएगा। तो यही कहते रहते थे दर्शक। तो दर्शक भी तो रिप्रेजेंटेटिव है आम जनता के। तो इसलिए सिविल सोसाइटी के साथ राजनीतिक दलों को जुड़ना पड़ेगा, और जो आने वाले जो 2 विधानसभा के चुनाव है उसमें या तो बैलेट पेपर से चुनाव हो, और या फिर वीवीपैट की 100% गिनती हो, तो कुछ रास्ता निकल सकता है। अदरवाइज ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा, ये धांधलेबाजी चलेगी और लोकतंत्र के साथ इसी तरह धोखाधड़ी होती रहेगी। जी 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 मीनू जी, अभी मैं एक खबर देख रहा हूँ, मणिपुर में नए सिरे से हिंसा भड़की है, और ये बहुत खतरनाक हिंसा हिंसा का जो ये रूप है बहुत ही खतरनाक होता दिख रहा है। और हम आपको बताएं, ये जो हिंसा है, ये समझिए कि मणिपुर के सचिवालय के पास में भीषण आग लगा दी गई, आगजनी हुई है, सचिवालय के पास भीषण आगजनी हुई है। और आप ये अगर ऐसी बात है तो ये इलाका वो इलाका है जो मैतेई के प्रभुत्व वाला इलाका है। अगर यहाँ पर आग लगी है, इसका मतलब है कि कुकी समुदाय की ओर से अब शहर के भीतर में ये हमला हुआ हो सकता है। अब तक हम देख रहे थे मैतेई समुदाय कुकी के इलाकों में जा करके हमले कर रहे थे। हमने आपको बताया था बीते दिनों भी, 1-2 दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में पुलिस बल लगा दिया गया था, फोर्स लगा दिया गया था, और वो अर्धसैनिक बल का फोर्स, उसको वो बफर एरिया हो गया एक तरह से कि न तुम आओ न ये हम आए, दोनों तरफ से बीच में पुलिस है। चुनाव के तुरंत बाद वो बफर एरिया से पुलिस अर्धसैनिक बल हटा लिए गए। उसके बाद हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया, और ये हिंसा का दौर बहुत खतरनाक दौर है। हम कह रहे हैं कि अभी जो ताजा हिंसा की तस्वीर है, वो तस्वीर हम बस दूर से ही दिखा रहे हैं कि देखिए ये कहाँ कहाँ मणिपुर पहुंच गया है, किस दौर में ये है। आप इसको महसूस कीजिए, सेंट्रल सेक्रेटरी के सामने लगी हुई आग है, और ये गर्मी वाली आग नहीं है,
ये आग हिंसा वाली आग है, तो ये खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। हिंसा राज शासन नाम की चीज महसूस नहीं हो रही है। आश्चर्य हो रहा है कि कैसे मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार को सस्टेन करने दिया जा रहा है, कैसे वो मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। अरे कम से कम केंद्र सरकार को डायरेक्ट अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि एक मैसेज भी जाए कि कोई आया है। अभी तो ऐसा मैसेज जा रहा है कि जो होता है सो होने दो और मुझको थोड़ा सा सोने दो। ये जो गाना भी है, जो होता है सो होने दो और हमको थोड़ा सा सोने दो, उसी अंदाज में सरकार बिहेव कर रही है। तो ये भी एक तरह से घटना घट रही है, बड़ी घटना है। तो हम आज की अगर थोड़ी सी राजनीतिक घटना का जिक्र करें, क्योंकि हमने मोटे तौर पर एआई से हैक हो सकता है ईवीएम, इस पर काफ़ी बात की, सबकी प्रतिक्रियाएं भी ली। लेकिन आज महाराष्ट्र में बड़ी घटना घटी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी पवार, इन्होंने मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हम लोग पहले जो साथ संघर्ष कर रहे थे, अब भी और आगे भी संघर्ष करेंगे। इसके अलावा कोई जुड़ना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे वो जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी की ताज़ा खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने उन लोगों को अपनी पार्टी में फिर से एंट्री देने से मना कर दिया है जो पार्टी छोड़कर गए थे। ये भी ताज़ा खबर है। यानी उद्धव ठाकरे चुनाव में पूरी तरह से ठुकरा दिए जाने के बाद एक नाथ शिंदे समूह के नेताओं को अपने पास फटकने देना नहीं चाहते, ये भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मीनू जी कि महाराष्ट्र में ये यूनिटी दूसरे प्रदेशों में भी इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में यूनिटी के लिए एक प्रेरणा का सबब बन सकती है। जी मीनू जी, देखिए जिस वक्त तक चुनाव का नतीजा नहीं आया था, सबका यही मानना था कि ये चुनाव के नतीजे आने के बाद महाविकास आघाड़ी तितर-बितर हो जाएगी। लेकिन जो चुनाव के नतीजे, जो चौंकाने वाले नतीजे आए, उसमें पता चला कि चुनाव आयोग, केंद्र सरकार तो अजित पवार को सही असली एनसीपी मानती है और शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मानती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने वहां बताया कि हम उनमें से जो बहुमत है, वो बहुमत जो महाराष्ट्र की जनता का जो बहुमत है, वो उद्धव ठाकरे की सेना को असली शिवसेना मानता है और शरद पवार की एनसीपी को असली एनसीपी मानता है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस में अपना विश्वास पुनर्जीवित किया है। मतलब वहां पे बीजेपी को नकार दिया गया है। बीजेपी ने जो ये इतनी तोड़फोड़ मचाई थी कि वहां 4 पार्टियां लड़ाई के मैदान में थी, उनको 6 पार्टियां बना दिया था तोड़फोड़ करके। और आप जानते ही है कि किस कदर गुवाहाटी ले गए और क्या क्या गुवाहाटी मॉडल और क्या क्या नहीं हुआ इस देश की राजनीति में। भूकंप आ गया था उस वक्त। और उसके बाद जो ये जो चुनावों के जो रिजल्ट आए हैं, उससे ये पता चलता है कि देखिए, नंबर 1 तो जो महाराष्ट्र का जो मिजाज है, आम महाराष्ट्रियन का जो मिजाज है, जो मराठी लोगों का मिजाज है, वो देश की या राज्य की जो शासन विधि है उसको लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के पक्षधर हैं। शांति प्रिय लोग हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि इधर से तोड़ उधर से फोड़। ये मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है ना जिसको, कि ये शाह जी का मास्टर स्ट्रोक और मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, कि उधर से एमएलए खरीद, इसे तोड़, उसके एमएलए उधर बेच और इधर से उन्हें खींच, और भाग दौड़ मच रही है। एमएलए रिजॉर्ट पे ले जाए जा रहे हैं, प्लेन लोड जा रहा है, बसों में भर के जा रहे हैं। तो वो महाराष्ट्र की जनता ने पसंद नहीं किया और वो इस मिजाज की है ही नहीं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है इस चीज को कि भाई आपको जो भी करना है आप लोकतांत्रिक ढंग से करिए। ये क्या कि आपने एमएलए खरीद के और एक चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ के गिरा दिया। मतलब जनता के जनादेश का सम्मान ही नहीं है आपकी नजर में। यही इन्होंने यहाँ हिमाचल में किया था, मतलब हर जगह, चाहे कर्नाटक में किया है इन्होंने, मध्य प्रदेश में किया है इन्होंने। तो ये चीज देखिए, इसका ये काफी दिन तक जनता बर्दाश्त करती रही। लेकिन उन्होंने चुनाव में इस वक्त, अब जब आजिज आ गई जनता, परेशान हो गई कि ये तो हद ही कर दी, इनको समझ में ही नहीं आ रही ये चीज, तो उन्होंने महाराष्ट्र में ये अब अपना निर्णय दिया है।
तो ये जो आज इन्होंने एकता दिखाई है, ये एक शुभ चिन्ह है, शुभ लक्षण है इस देश की राजनीति के भविष्य के लिए, क्योंकि रिजल्ट आने के साथ ही बात ये भी शुरू हो गई थी कि बस इंडिया गठबंधन तो अब टूटा और तब टूटा गया, अब कोई इंडिया इन ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इनका आपस में जुड़ गए थे और ये अब टूट जाएंगे। तो ये एक आदर्श प्रस्तुत किया है महाराष्ट्र में, जो तीनों जो महाविकास अघाड़ी है वो चुनावों के जो इसमें नतीजे हैं वो उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है उनको, कि वो एक साथ जुड़े रहे, एक ग्लू का काम किया उन्होंने, मतलब फेविकोल का या गोंद का काम किया कि भाई आप जुड़े रहेंगे तो फायदे पे रहेंगे। उसमें तीनों अगर मिल के लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा करके आपस में लड़ेंगे, तो आपको विधानसभा में आप अपनी सरकार दोबारा से बना सकते हैं और अच्छा जवाब, एक अच्छा तमाचा केंद्र सरकार के मुंह पे या शिंदे के मुंह पे या जिनके भी मुंह पे आप मार सकते हैं। खबरें तो यहाँ तक भी है कि अजित पवार वापस आना चाह रहे हैं, कुछ ये भी खबरें हैं कि शिंदे गुट के कुछ एमएलए वापस उद्धव ठाकरे के गुट से संपर्क में है, लेकिन जैसा आपने बताया कि उद्धव ठाकरे ने मना कर दिया है कि जो गए हैं शिवसेना से उनको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी देखना होगा, क्योंकि वहां शरद पवार अभी हैं, जिसको कहते हैं स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट के ऊपर हैं, तो वो उसमें क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज कराते हैं या कुछ जो उन लोगों को वापस घर वापसी करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मीनू जी एक बात ये है, मीनू जी एक बात ये है कि अब उद्धव ठाकरे का जो अप्रोच है वो अप्रोच सरकार गिराने वाला नहीं है या गिरा के अपनी सरकार बनाने वाला नहीं है। उनका अप्रोच है कि अब हमें चुनाव मैदान में जाना है। अब चुनाव मैदान में जाना है तो क्यों ऐसे लोगों को बुलाना है, सीधी सी बात है। जिन लोगों ने धोखा किया, धोखा करके सरकार बना ली, गलत अवैध सरकार बना ली, उसको हम चुनाव के समय में क्यों अपने साथ लेंगे। ये उद्धव ठाकरे का अप्रोच है और मुझे ये अप्रोच अब बहुत सही लगता है। रहो, सरकार बनाए थे, खूब रहो और थोड़े दिन मजे कर लो, लेकिन जनता ने जैसे लोकसभा चुनाव में हराया उससे ज्यादा विधानसभा चुनाव में वो उत्साह दिखाएगी। ये उद्धव ठाकरे का अप्रोच लगता है। यहीं पर मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी पत्रकार जो आमतौर पर थोड़ा प्रो बोलते हैं सत्ता के, उनका एक तर्क होता है कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए, अगर वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी नहीं तो वैकल्पिक सरकार देने के लिए जो उसका विश्वास होता है, यानी हम ऑल्टरनेट गवर्नमेंट देंगे, एक गवर्नमेंट तो है उसके जवाब में हम दे सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट देने का मैसेज कमजोर होता है। जैसे वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार में आएगी कांग्रेस, ऐसा विश्वास नहीं दिला सकती क्योंकि वो लड़ती ही कम सीटों पर है। वो कहते हैं कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से इसलिए संबंध तोड़ा कि वो अधिक से अधिक सीटों पर लड़ सके और उन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया और बड़ा भाई बन गए। ये सारी बातें वो कहते हैं, लेकिन मैं उसका जिक्र इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी इच्छा ये है कि एक बार फिर ये इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाए, कांग्रेस भी अलग लड़े, बाकी लोग भी अलग लड़े और बीजेपी मजे से जीतते रहे, है ना। तो ये उनकी आकांक्षा, इसके लिए वो थ्योरी देते हैं। सच ये है कि महाराष्ट्र में इन सभी महाविकास अघाड़ी के दलों ने इकट्ठा होकर के ये एक मैसेज दिया है कि हम इकट्ठे ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को का सामना करेंगे और उसको हराएंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज उत्तर प्रदेश के लिए भी है, ये मैसेज बिहार के लिए भी है और जहां कहीं भी गठबंधन हो सकता है उसके लिए यहाँ ये मैसेज है कि इंडिया गठबंधन को बनाए रखना है, मजबूत करना है। यही सब बीजेपी के समांतर एक ऐसी राजनीति को जन्म दे सकती है, दे चुकी है, जो विकल्प है, विकल्प का है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आज की चर्चा को यही हम विराम देना चाहते हैं। मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो समय निकालते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारे से अपनी बात साझा करते हैं और एक वीडियो के फॉर्म में, सोशल मीडिया के फॉर्म में ये सीधे ट्रांसमिट होता है और लोगों के पास ये बातचीत जाती है। आप लाइक कीजिए प्रणाम इंडिया को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सदस्यता लीजिए, ये तमाम आग्रह करते हुए
आपसे विदा लेने का वक्त। शुभ रात्रि, नमस्कार।